Hey guys, welcome to Unacademy. Let's crack NEET UG program. I am Mayur Dubey present here to deliver the chapter Molecular Biology, and I'm going to start the topic of molecular biology, nucleic acid. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और मॉलिकुलर बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है वो है आपका किस पे, न्यूक्लिक एसिड पे. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड. अब देखो इसके बारे में मैं बताऊंगा न्यूक्लिक एसिड को किसने ढूंढा था और सबसे पहले किसने, मिशर ने जो है इसको न्यूक्लिन नाम दिया था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताऊंगा. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको. पिरिमिडीन और प्यूरिन बेसिस के बारे में बताऊंगा. न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बताऊंगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं अनअकैडमी के बारे में. ठीक है, देखो जो अनअकैडमी का लेट्स क्रैक नीट यूजी प्रोग्राम है, ठीक है, ये इस समय नंबर 1 चैनल है. ठीक है, और आपको इसमें नीट प्रो को सब्सक्राइब करना है. लेट्स क्रैक नीट यूजी प्रोग्राम में आपको टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं जिसमें क्वालिटी कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा. हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगा आपका एडवांस लेवल तक. ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये एडवांस लेवल तक जाएगा. ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस आपको थ्रू आउट ईयर मिलेगा. ठीक है, तो इस नाते आप अच्छे से देखना इस चीज़ को. चलो अब इससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं. देखो मेरा नाम है मयूर दुबे और ये है मेरी फोटो. ठीक है, मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से न्यू दिल्ली और 2016 का मैं पास आउट हूं. ठीक है, मैं मेंटर हूं सेवरल थाउजेंड स्टूडेंट्स का. ठीक है, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूं मैं. ठीक है, बॉटनी का. और मैंने कोटा में भी वर्क किया है. ठीक है, दिल्ली में भी वर्क किया है और जयपुर में भी वर्क किया है. जो कोटा के टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें वर्क कर चुका हूँ, दिल्ली में भी और जयपुर में भी. ठीक है, और मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं जो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको हेल्प करने वाले हैं. जब नीट एग्जाम आप दोगे तो आपको रियली फील होगा कि मेरे नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, तो इस नाते आप अच्छे से सुनना जो भी मैं पढ़ाऊंगा और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 100% समझ में आएगा. ठीक है, चलो देखो जो लेट्स क्रैक नीट यूजी प्रोग्राम है इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है. ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, क्योंकि इसमें कोर्सेज जो चल रहे हैं हर महीने कोर्सेज लॉन्च होते हैं. ठीक है, जब कोर्सेज लॉन्च होंगे तो आप किसी एक कोर्स में इनबिल्ट हो जाओगे और उसके सिस्टमेटिक ढंग से आपकी पढ़ाई होगी. ठीक है, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और इसमें आपको एक्सेस कर पाओगे आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस को एज वेल एज रिकॉर्डेड कोर्सेज. मान लो कि अगर आपको कुछ छूट जाता है, आपने आज क्लास नहीं ले पाई, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, आप डायरेक्टली जाकर के उसे देख सकते हो. ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर के आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है. अभी तक देखा जाए तो आपका 3 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड कर चुके हैं. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है. जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो इसमें आपको लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन. अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मिलेगा 30 आवर्स के लाइव सेशंस हर दिन मिलने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स हैं, वो उनके लाइव सेशंस इसमें चलते रहते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपका, इसमें इंग्लिश में भी मिलेगा कोर्सेज और हिंदी में भी मिलेगा. ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है कि हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, और आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाएंगे. ठीक है, तो आपको जो भी होगा ये बेसिक से भी आपके लिए, अगर मान लो कि यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, या फिर अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेज जिसके दिमाग है. ठीक है, तो आपके जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पे भी 100% समझ में आने वाला है, और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. और आपका इससे ऊपर के लेवल को भी समझ में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे भी डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है. और इसमें न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें हर महीने न्यू कोर्सेज आपके पब्लिश होते रहेंगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे प्रीवियस बैचेस चल रहे हैं उसमें आपको डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आपको नए कोर्सेज हर महीने मिलते रहेंगे. ठीक है, जब आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे. अब देखो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रहे हैं. यहाँ पे आप चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ. ठीक है, अपने एजुकेटर के साथ आप यहाँ पे चैट कर सकते हो डायरेक्टली क्लास में. एंगेज हो सकते हो आप डिस्कशन में.
ठीक है। मान लो कि कुछ बच्चे हैं, अब वो कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको आंसर पता है तो उस आंसर को आप बोलोगे, तो इस तरह से डिस्कशन वहां पे हो सकता है डायरेक्टली। अपने डाउट्स आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे कोई कोर्स आपका प्लांट एनाटॉमी चल रहा है, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी चल रहा है, तो जो पढ़ाया जा रहा है अगर उससे रिलेटेड कोई भी अगर आप क्वेरी आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अदर क्वेरीज को भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो सर से। और आपको यहाँ पे आंसर पूलिंग भी कराई जाती है, यानी कि मान लो कि आंसर पूलिंग क्या है, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तो उसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन दे दिया, सही है, कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन दे दिया, कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन दिया, सही है, कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं वो डी ऑप्शन बोल रहे हैं। तो इसमें से जो आंसर पूलिंग है इसको आंसर पूलिंग बोलते हैं, ठीक है। कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं एक फाइनल आंसर बताऊंगा कि आपका इसमें ए सही है या बी सही है, ठीक है, इस तरह से बताऊंगा आपको। चलो अब देखो, इसमें आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स में हम यहाँ पे बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम इसमें जाएंगे, ठीक है। आपका जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा वो आपको थ्रू आउट द ईयर हेल्प करने वाला है, ठीक है। चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर उससे अबव का स्टूडेंट हो जो कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो रैंकर्स हैं। अब देखो लाइव टेस्ट की बात करें अगर हम, ठीक है, यहाँ पे आपका हर महीने जो है हर वीक लाइव टेस्ट होते रहते हैं, क्विजेज होते रहते हैं हर दिन के हिसाब से, ठीक है। तो आप लाइव क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप क्विज में पार्टिसिपेट करो, उससे आपकी एक्यूरेसी लेवल और टाइम स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। मान लो कि दो इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है ए, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट है अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी में आपने देख लिया कि 3 लाख से ऊपर अभी तक ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैं मान लेता हूं यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट हैं यहाँ पे। और एक जो ए इंस्टीट्यूट है इसमें 10,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको अपना रैंक देखना है तो आप किस में देखना चाहते हो, ये 1 लाख में आपका क्या रैंक आ रहा है इसमें देखना चाहते हो या फिर 10,000 में? देखो ये ऑब्वियसली अगर आप देखो तो आपको जो रैंक देखना है अपना 1 लाख में देखना है। 1 लाख में आप किस पोजीशन पे आ रहे हो आपको ये पता करना जरूरी है, ना कि 10,000 में किस पोजीशन पे आ रहे हो, ठीक है। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करोगे तो इसका भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स इसमें पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, ठीक है, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, सारे लाइव क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है, जो आपको अगर बेटर लग रहा है। मान लो कि एक टीचर से आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप दूसरे टीचर पे स्विच कर सकते हो, दूसरे टीचर का टॉपिक देख सकते हो, वही सेम टॉपिक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हर तरह का बेनिफिट अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जो लाइव सेशंस लेते रहते हैं, ठीक है। मैं भी लाइव सेशंस ले रहा हूँ, लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, तो आपके ये लाइव सेशंस ले रहे हैं सर, तो आप इनके भी क्लासेस को डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो अपने कुछ एजुकेटर्स हैं, इनके भी लाइव सेशंस होते रहते हैं, ठीक है, और एज वेल एज इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रेजेंट है, तो आप इनके भी डायरेक्टली लेक्चर्स देख सकते हो। ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है। अब आता है हम नीट यूजी प्रोग्राम पे जो आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं। अगर देखो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, 1 मंथ, 1 महीने लिया, फिर 1 महीने ले लिया, फिर 1 महीने ले लिया, तो इस तरह से आपको जो स्ट्रक्चर पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा आपको 60,000 का 1 साल का पड़ जाएगा, ठीक है। 60,000 के अराउंड आपका 1 साल का पड़ जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप 12 मंथ्स का ले लो, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 30,000 में, ठीक है। ये सिर्फ आपको कितने में मिल रहा है? 30,000 में। लेकिन जब आप मेरा कोड यूज करोगे MD100, ठीक है, MD मतलब हो गया मयूर दुबे, 100 मतलब ये 100% वर्क करने वाला है, ठीक है, मयूर दुबे, और ये 100% वर्क करने वाला है। तो आपका इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जब आप कोर्स ले रहे हो तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मैं आपको अपना टेलीग्राम ID दे दूंगा और आप इसमें डायरेक्टली मुझसे क्वेरी कर सकते हो कि सर कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो जो आप लाइव सेशंस मेरे देखोगे,
ठीक है, या देख रहे हो, उसमें आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो सर कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, तो मैं उस पर आपको श्योरली रिप्लाई दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑथेंटिक कमेंट आप लिख रहे हो तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा इस पर। ठीक है, और अगर देखो 12 मंथ्स का अगर आप ले रहे हो तो आपको ये अगर आप ये कोड यूज करो तो आपको 10% ऑफ मिल जा रहा है, तो आपको ये 27,000 में मिल जा रहा है। यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो 27,000 का 1 ईयर का, ठीक है, तो आप ये सारे टॉपिक्स आराम से देख सकते हो जिसमें टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे बेटर ऑफर चाहिए तो इससे बेटर ऑफर ये है कि आप 5,000 के करीब अराउंड और पे कर दो, आपको 32,400 में, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा 24 मंथ्स का, यानी कि 2 मंथ्स का आपको 2 ईयर्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। टोटल 2 ईयर्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको 2 साल कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप जानते हो कोविड का समय चल रहा है और इस समय ऑनलाइन एजुकेशन पे सभी का फोकस है। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पे सभी का फोकस है, लेकिन क्या है कि अभी सभी के इनकम भी बहुत लो हो चुके हैं। ठीक है, इस नाते फैमिली पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, पेरेंट्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उनके प्रेशर को कम करने के लिए अगर आप ये 27,000 वाला कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिट होगा। क्योंकि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन में नंबर 1 पे हैं या फिर टॉप 5 में आते हैं, उनकी अगर आप फीस देखोगे तो आपका 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख है। तो इससे बेटर है कि आप 27,000 में आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपका अनअकैडमी नंबर 1 पर है। ठीक है, ऑनलाइन में जो है आपका अनअकैडमी ही नंबर 1 चैनल है। ठीक है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन करो और प्लस सब्सक्रिप्शन लो। 1 साल का अगर ले सकते हो तो 1 साल का लो, लेकिन मैंने बोलूंगा 2 ईयर्स का ले लो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन सीधे मिल जा रहा है इसमें। ठीक है, चलो अब देखो मैं आप थोड़ा एक कहानी सुनाना चाहता हूं। देखो ये है फादर और ये है उनका बच्चा। ठीक है, एक बार बच्चा और फादर टहल रहे होते हैं। ठीक है, बोलता है बच्चा अपने पिताजी से कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो फादर तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है तो बच्चा बड़ा होता है। तो बच्चा अपने पिताजी से बोलता है कि पापा मुझे डॉक्टर बनना था, मैंने आपसे बात किया था ना, और मुझे डिफरेंट सिटी में जाकर के, ठीक है, किसी अच्छे सिटी में जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। ठीक है, अब देखो पहला चीज ये है कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट सिटीज में, वहां का फीस 1 लाख टू 1.5 लाख। दूसरा ड्रॉबैक देखो, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वहां पे आप रहोगे तो आपका कम से कम 2 से 3 लाख रुपए साल का लगने ही वाला है। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक देखो, आपके ऊपर पीयर प्रेशर रहेगा, सारी चीजों को अकेले मैनेज करना है। और चौथा प्रेशर देखो, चौथा प्रेशर आपके फादर के ऊपर है जो कि पूरी फैमिली को संभाल रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी, आपके इन खर्चों को भी संभाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बर्डन जो पड़ रहा है आपके पेरेंट्स पे पड़ रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 27,000 में ही जब आपको घर बैठे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप इस सब्सक्रिप्शन को लो। अब देखो मैं आपको जो सारे प्रॉब्लम्स बताया वही सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बच्चा कैसे बाहर रहेगा, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा इन सब चीज़ों का अकेले। ठीक है, मैं एक्सपेंसेस को कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा अपने बच्चे की, क्योंकि हम अपने बच्चे को तो किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होने देंगे, कोई भी फादर यही सोचेगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कहानी जो कि इस समय रियलिटी है कोविड सिचुएशन में। ठीक है, तो इसको हर बच्चे को समझना चाहिए कि आपका दायित्व क्या है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको नीट के बारे में बता देता हूं। नीट जो एग्जाम है, ठीक है, ये आपको आपके ड्रीम कॉलेज में ले जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छा रैंक पाते हो तो आपको इसमें ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलता है, मेडिकल एम से, जहाँ से आप MBBS, BDS, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ों को, कोर्सेज को आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें जो नीट एग्ज़ाम है वो
तीन सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, तीन एक तरह से हम बोलेंगे चार, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी जो है बहुत ही बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो इसको हम एक्सक्लूड करके एक पोर्शन में नहीं डाल सकते, ठीक है। बायोलॉजी जो होगा वो दो चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा, पहला हो गया आपका बॉटनी, ठीक है, और दूसरा हो गया जूलॉजी, ठीक है, क्योंकि ये इक्वली वेटेज करते हैं। अगर आपका इसमें 45 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें भी 45 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इक्वल मार्क्स डिनोट हो रहे हैं, यानी कि 180 मार्क्स का है और ये भी आपका 180 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 360 मार्क्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है बायोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं मिलकर के, ठीक है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चन है इक्वल वेटेज, जो कि आपका इसमें है। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन है इक्वल वेटेज, जो कि आपका इसमें है। तो आपको यानी कि बॉटनी और जूलॉजी तो तैयारी रखना है 100%, ठीक है। इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 ले आना है। आ रही है बात समझ में? और आपने मुझसे पढ़ा है और मेरे सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ाई किया है, तो आपका 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका ये मार्क्स आने ही वाला है, ठीक है। आप डायरेक्टली देखोगे कि नोट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो आपका पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा है, ठीक है, अच्छे से। और एम्स लेवल पे जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं तो उनको भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो इस समय एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है आपका नीट का, वो पूरा ही कवर करेगा मेरा नोट्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है टाइम के मैनेजमेंट का, ठीक है, कि मैं सर कैसे टाइम मैनेज करूं, ठीक है। तो टाइम जो मैनेजमेंट है वो आपको ही करना है, ये सबसे बेस्ट आप ही इवेल्युएट कर सकते हो। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ये सब आपको देखना होगा। फिजिक्स ज़्यादा वीक है सर, केमिस्ट्री थोड़ा सही है सर, बॉटनी थोड़ा वीक है सर, जूलॉजी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, इसको रिवाइज करते रहना है। साथ ही साथ जो आपका बॉटनी वीक है या फिर फिजिक्स वीक है, इसको आपको टाइम ज़्यादा देना है, ये ध्यान रखना है, ताकि जो चैप्टर आप पढ़ो वो आपका तैयार हो जाए और उससे कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना, सारे क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। बॉटनी का तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने सही से देखा है मेरे लेक्चर्स को, ठीक है, तो आपको ना घर जाके पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है, घर पे भी आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप 10 मिनट के लिए रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपने अगर सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा इससे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ाई किया तो आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो सिलेबस तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन टारगेटेड पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। टारगेटेड पढ़ाई जो होता है वो सबसे बेस्ट पढ़ाई होता है, ठीक है। टारगेटेड पढ़ाई जो होता है वो सबसे बेस्ट पढ़ाई होता है, यानी कि टारगेट मान लिया कि 10 डेज में मैं 4 to 5 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। 4 चैप्टर्स तो कंप्लीट ही कर दूंगा, तो 4 चैप्टर्स ऐसा कंप्लीट करना है कि उससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सारे ही सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बता दिया। बॉटनी भी 45 क्वेश्चन, जूलॉजी भी 45 क्वेश्चन, फिजिक्स भी 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री भी 45 क्वेश्चन, तो सारे इक्वली वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको ये सेट करना है किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले फोकस करना है। ये सब आप ही सबसे अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, वीक चैप्टर क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है, तो उस पर ज्यादा टाइम दे देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपका जो तेज है सब्जेक्ट, जो जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, उसको छोड़ देना है, उसको भी साथ ही साथ रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब देखो जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की बात है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करना है। जो फिजिक्स है, ठीक है, और केमिस्ट्री है, मेन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। इस चैप्टर को सबसे पहले अच्छे से समझना है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो आप आराम से लगा लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल मान लो कि 45 क्वेश्चन जो है हर दिन के हिसाब से करने हैं, ठीक है। शुरुआत में आप कम कर सकते हो, 20 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ऐसे ऐसे आप डिनोट कर सकते हो। लेकिन आपको समझ लो कि अराउंड 45 क्वेश्चंस करने हैं हर दिन, इन दोनों को मिला करके, ठीक है, जो चैप्टर लगाओगे। तो इससे आपका थोड़ा एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आप 20 की जगह 50 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो
अब देखो जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं एक बार। देखो बायोलॉजी में जो टोटल 11th में चैप्टर्स हैं वो हैं आपके 22 चैप्टर्स। अगर 12th में देखें तो 16 चैप्टर्स हैं। टोटल मिलाकर के आपको कितना हो गया, 38 चैप्टर्स आपको बायो में पढ़ने हैं। यानी कि आपका इसमें बॉटनी भी आ गया और जूलॉजी भी आ गया। ठीक है, इसको आपको कवर अप करना है। केमिस्ट्री का देखा जाए, केमिस्ट्री में टोटल आपके 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसको आपको कवर अप करना है। अगर आपका फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में भी आपके 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसको भी आपको कवर अप करना है। इसमें से देखना है कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। टारगेट अपना फिक्स करना है, जो कि मैंने बताया 10 डेज में 4 चैप्टर्स कंप्लीट तो कंप्लीट। ठीक है, ये बात समझना है आपको। और अपना जो आपका मार्क्स है वो 650 मार्क्स अपना सोच के चलो। लेकिन मैं तो कहूंगा 650 की जगह आप अपना 700 से अबव सोचो। जब 700 सोचोगे तब आप जाकर के 650 के अराउंड आ पाओगे। ठीक है, देखो पीयर प्रेशर आपके ऊपर जनरेट होता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि आपको सारी चीजों को अकेले मैनेज करना है। वास्ट सिलेबस है, कैसे आप मैनेज करोगे, लेकिन आपको ही करना है। आप टाइम मैनेजमेंट अगर अपना कॉन्टिन्यूसली रखे हुए हो तो आप सब कुछ टैकल कर लोगे। जहां पे डिसकंटिन्यू किया वहां पे आप कुछ भी टैकल नहीं कर पाओगे। वहां पे बस आपका बढ़ता जाएगा कि मैं अब करूंगा, अब करूंगा, अब करूंगा, और फिर लास्टली आप उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको देखो थोड़ा फिटनेस के लिए आपको फन भी जरूरी है। ठीक है, प्लेइंग जरूरी है फिटनेस के लिए। तो आप अपना हाफ आवर या फिर 1 आवर दे सकते हो, क्योंकि आप जानते हो अभी आपका 6 to 7 मंथ्स के बाद फिर से नीट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपको 2021 के लिए प्रिपेयर होना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप अच्छे से ज्वाइन करो इसको। देखो बुक्स कौन सा फॉलो करना है, बुक्स मैंने बता दिया कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी ऐसा पढ़ना है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैं तो अपना नोट्स बताऊंगा ही आपको, ये आपको ब्रिज की तरह काम करेगा एनसीईआरटी समझने में। ठीक है, एनसीईआरटी भी मैं साथ साथ कराता रहूंगा आपको। यहाँ पे सारी एनसीईआरटी की लाइंस में कवर अप कराऊंगा अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी कवर अप होगा, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें मैं कवर अप कराऊंगा किसी भी वीडियो में। ठीक है, तो ये आप ध्यान से सुनना। और एनसीईआरटी को आपको रिवीजन कितनी बार करना है, टोटल 17 टाइम्स रिवीजन कर जाना है नीट 2021 से पहले। ठीक है, ये ध्यान रखना। करता हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का हम स्टडी करते हैं, जीन्स का स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये तो मॉलिक्यूलर लेवल पर है, तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं और ये बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैं सब टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि आपका ये सबसे पहला लेक्चर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। इसमें मैं सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में शुरू कर रहा हूँ, इसको एनसीईआरटी में बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कि उस चैप्टर का वेटेज कितना है नीट एग्जाम में, उससे कितने क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, तो उसको देखना जरूरी होता है। अगर देखो 2015 की बात करें तो आपका इसमें से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2016 की बात करें तो इससे 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2017 की बात करें तो इससे आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 की बात करें तो इससे आपका 7 क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 की बात करें तो इससे आपका 7 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब 2020 में जो एग्जाम हो गया है, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि इससे क्वेश्चन कितने आए हुए थे। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आपको देखना है। ठीक है, और हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि 2021 में भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 to 8 क्वेश्चन इससे रहेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर अच्छे से आपने पढ़ा है मुझसे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। देखो इसमें जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, किसका बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड। फिर हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में जानेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो
अब देखो मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको इस चैप्टर के बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, कोई भी चैप्टर जब आप पहले स्टार्ट करते थे तो उसका इंडेक्स बनाते थे ना, तो ये एक तरह का इंडेक्सिंग है जिससे आपको पता रहेगा कि आपको कब कब क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा आपको, फिर सेकेंड लेक्चर जो होगा मेरा, जो कल होगा, ठीक है, वो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे होगा। फिर इसके थर्ड डे पे डीएनए को बारे में बताऊंगा मैं, फिर डीएनए पैकेजिंग को बताऊंगा, फिर आरएनए वर्ल्ड एंड आरएनए टाइप्स को बताऊंगा मैं, फिर रिवीजन कराऊंगा आपका ये सारे जो लेक्चर्स हुए हैं उसका मैं रिवीजन कराऊंगा एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, सीधे मैं एनसीईआरटी के लाइंस आपको कवर अप कराऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर मैं आपका शुरू करूंगा सेंट्रल डोगमा, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताऊंगा। फिर अगले दिन जो है डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा। ठीक है, फिर आपका ये रिवीजन कराऊंगा ये पोर्शन, ठीक है, एक बार आपका एनसीईआरटी से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्रोसेस, तो आपका एनसीईआरटी से फिर इसके बाद कराना जरूरी है। उसके बाद फिर आपके रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन कराऊंगा, ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, फिर इसका रिवीजन कराऊंगा मैं एनसीईआरटी से और रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर आपका स्प्लिट जीन और जेनेटिक कोड कराऊंगा, फिर आपका जेनेटिक कोड एंड वोबल हाइपोथेसिस क्लियर कराऊंगा, फिर ट्रांसलेशन क्लियर कराऊंगा, फिर आपका रिवीजन कराऊंगा एनसीईआरटी से और रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन चलेगा, फिर एनसीईआरटी से क्लियर कराऊंगा और रिलेटेड क्वेश्चंस। यानी कि आपका थ्रू आउट ये अगर प्रोसेस आपने देखा है तो आपका क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, आपका पूरा कवर अप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस नाते कोई भी क्लास मिस मत करना और अच्छे से सुनना। ठीक है, एटलीस्ट आपको 15 to 20 मिनट्स तो सुनना ही चाहिए, जिससे आपका एक 15 to 20 मिनट्स तो आपको सुनना ही चाहिए, जिससे आपको अब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब आपको अपना लेवल पता चलेगा। ये नहीं कि आपने 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा और उसी में जज करने लगे। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने 15 to 20 मिनट्स मेरा लेक्चर देखा है तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर अच्छे से देखा है तो। लेकिन शुरू से देखना। ठीक है, अब देखो न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक तरह का बायोपॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, यानी कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके बनाते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड को। इस नाते हमने बोल दिया न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक तरह का बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बायो। और ये इसके कई सारे पॉलीमर्स जब मिलते हैं, ठीक है, तब बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड, तो हमने बोल दिया बायोपॉलीमर। ठीक है, अब देखो न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड इन 1868। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर में। ठीक है, किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था, और 1869 में। ठीक है, जब ये जो है 24 ईयर ओल्ड स्विस फिजिशियन है फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने आइसोलेट किया था एक कंपाउंड को और उसको बोला न्यूक्लिन। ठीक है, इन्होंने जिस कंपाउंड को आइसोलेट किया था उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सीधे नहीं बोला था। और कहां से आइसोलेट किया था? इसको आइसोलेट किया था न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन था? आउल था। ठीक है, उसका सर्जिकल बैंडेजेस से, ठीक है, जहां पे पस सेल्स थे वहां से इसको आइसोलेट किया था। 2 मेन क्लासेस हैं न्यूक्लिक एसिड के। एक है आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, राइबो शुगर का और डीऑक्सी राइबो शुगर को, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं डीऑक्सी क्यों बोल रहा हूं और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, अभी आगे चल करके आपको सारा स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब देखो डीएनए जो है वो मास्टर ब्लूप्रिंट है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है इससे ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये एक मेन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है, लाइफ का। तो ये कंस्टिट्यूट करता है जेनेटिक मटेरियल को इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। ठीक है, और ज्यादातर वायरसेस में। ठीक है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सर्टेन वायरसेस। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में, जैसे आपका हो गया रेट्रोवायरसेस। ठीक है, रेट्रो वायरसेस जैसे हो गया आपका HIV। ठीक है, इसमें आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, आरएनए जो होगा वो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल इन सर्टेन प्रोसेस सच एज द मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें जो mRNA जो होता है, ठीक है, जो डीएनए से बनता है,
mRNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से लेता है और फिर इसको क्या करता है, ट्रांसलेट करा देता है प्रोटीन्स में, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये सब सेंट्रल डोगमा में जब बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और रेप्लिकेशन क्या है। लेकिन ये ध्यान रखना है, डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट है, ये सब ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर प्रेजेंट होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, लेकिन कुछ वायरसेस में, ठीक है, जैसे आपका रेट्रोवायरस हो गया, एचआईवी हो गया। और आरएनए 3 तरह का होता है, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में मेन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, आरआरएनए भी करता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम समझेंगे अच्छे से जब प्रोसेस समझेंगे। अब देखो, अब आता है आपका लार्ज बायोमोलिक्यूल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? लार्ज बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। ये आपका मोर देन 1000 डाल्टन का बना होता है, ठीक है। तो ये लार्ज बायोमोलिक्यूल है दैट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को ताकि वो ट्रांसफर कर सके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका क्रिश मूवी देखा है, क्रिश मूवी में देखे होगे, ठीक है, जब पहले आया था सबसे पहले, ठीक है, तो उसमें जो फादर होता है, जो क्रिश 2 आया था, उसमें उसके बच्चे के पास भी शक्ति चली जाती है, ठीक है। तो यानी कि वो शक्ति कैसे गई? जेनेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हुआ है फादर से, किस में जा रहा था? क्रिश 2 वाले में, ठीक है, जो ऋतिक रोशन की जो क्रिश 2 आई थी उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जेनेटिक ट्रांसमिशन का, ठीक है, ये मूवी। अब देखो, अब क्या है, हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये क्लियरली देखना, यहां से ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा। डिस्कवरी क्या था न्यूक्लिक एसिड का, किसने किया था, ये सारी चीजें हैं। शुरू में मैंने बताया था आपको, फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है, डिस्कवर किया था सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को, और इसको न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने जो डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, वो डिस्कवर किया था न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स, ठीक है। कहां से डिस्कवर किया था? न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, यानी कि जो पस सेल्स होते हैं उनको हम लोग डेड सेल्स बोल सकते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या हुआ था, इंजर्ड हो गया था आउल, तो इसको बैंडेज बंधा हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ कि पस जम गया था, ठीक है। तो जब इसने बैंडेज निकाला तो इसमें पस सेल्स थे, ठीक है, यहाँ पे पस सेल्स थे, और सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं, पस सेल्स थे। तो पस सेल्स के न्यूक्लियस में जाकर के इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, ठीक है, इसको देखा था, ठीक है। अब देखो, 10 ईयर्स लेटर जब इन्होंने न्यूक्लिन नाम दे दिया, ठीक है, डिस्कवर कर दिया, तो उसके 10 साल बाद कौशल ने, ठीक है, अपना कौशल दिखाएं भाई, ये कौशल सर। तो इन्होंने क्या किया कि एडेनिन, थायमिन, गुवानिन और साइटोसिन, ठीक है, इसको डिस्कवर किया, ठीक है। ये ऑर्गेनिक बेसिस है, ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। अब देखो, रिचर्ड अल्टमान 1889 में, रिचर्ड अल्टमान ने न्यूक्लिन को बोल दिया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। रिचर्ड अल्टमान ने 1889 में न्यूक्लिक एसिड को बोल दिया न्यूक्लिन को बोल दिया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये क्यों बोला था? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में पाया जा रहा था, और ये इसका जो नेचर था वो कैसा था? एसिडिक नेचर था, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया इन्होंने? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो, अब देखो, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं हम लोग। केमिकल कंपोजिशन में देखो, जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, अभी वो मैं बताऊंगा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपका मैक्रोमोलिक्यूल है, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इसका मोर देन 1000 डाल्टन होता है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। ये किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है आपका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीजों का मिलकर बना होता है। देखो, ये है आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीजों का मिलकर के बना होता है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता देता हूं। देखो, पहला हो गया, इसमें ये बना होता है नाइट्रोजनस बेस का। किसका बना होता है? नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। नाइट्रोजनस बेस क्या हो गया? ये
ये वाला पोर्शन हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये पोर्शन हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस। दूसरा हो गया आपका राइबोज शुगर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका राइबोज शुगर। ये हो गया आपका राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये पेंटोज शुगर होता है, ये पेंटोज शुगर का हो गया। और ये हो गया आपका फॉस्फेट। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों को मिलकर बना होता है। पहला हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा हो गया पेंटोज शुगर और तीसरा हो गया फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट। ठीक है, तो तीन चीजों का मिलकर आपका बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये साथ ही साथ आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आप कैसे बोलोगे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है? ठीक है, जो आपका अगर जेनेटिक मटेरियल देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल जो है आपका प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में कहां पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में कहां पर प्रेजेंट होता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से कई लोकेशंस हैं जहां पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो तरह का होता है। मैंने बताया था आपको, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बताओ कि आपका देखो ये जो है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये हो गया फिफ्थ कार्बन। ये जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पे यहां पे H प्रेजेंट है, तो यहां पे H प्रेजेंट है तो हम इसको बोल सकते हैं डीऑक्सी। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर यहां पे OH प्रेजेंट होता तो हम इसको क्या बोल देते? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाता आपका राइबोज शुगर हो जाता। अगर यहां पे हम H प्रेजेंट कर देते तो ये क्या हो जाता आपका? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, आ रहा बात समझ में आपको? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे आप डिफाइन करोगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अगर हम बात करें जब आपका पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर के साथ जब आपका नाइट्रोजनस बेस मिलता है, नाइट्रोजनस बेस मिलता है जब पेंटोज शुगर के साथ, तो आपका बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है आपका? न्यूक्लियोसाइड। आ रही है बात समझ में? यानी कि जब पेंटोज शुगर, यानी कि जो मैं आपको पीछे बताया था ये पेंटोज शुगर। ठीक है, मैं एक मिनट कलर चेंज करके बता देता हूं आपको। हाँ, ये देखो ये हो गया आपका पेंटोज शुगर और आपका क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? नाइट्रोजनस बेस। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो क्या बनता है आपका? न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्या जुड़ता है? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है तो आपका बनता है, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। देखो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या आता है, और इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इसमें S आ रहा है यहां पे, ठीक है, और यहां पे क्या आ रहा है? T आ रहा है। ठीक है, यहां पे N है और यहां पे भी N है, यानी कि जो आपका N है तो यानी कि नाइट्रोजनस बेस, S है तो पेंटोज शुगर। ठीक है, शुगर से याद हो जाएगा ना, पेंटोज शुगर यहां पे आ रहा है। तो ये दो चीजों को मिलकर बना हुआ है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का। जब आप इसमें फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब कई इसको हमने बोल दिया ये एक मोनोमर बना है। ठीक है, ये सिंगल यूनिट बना है न्यूक्लियोटाइड का। जब कई सारे मोनोमर्स मिलकर के बनते हैं, ठीक है, कई सारे मोनोमर्स मिलकर के बनाते हैं आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। ठीक है, कई सारे मोनोमर्स आपके मिलकर बनाएंगे किसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को बनाएंगे। ठीक है, कई सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाएंगे? आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को बनाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको?
अब देखो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अब इसमें कैसे करेंगे आप, यहां पे हमने बोल दिया ये पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या हो गया आपका, ये पॉलीमर है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जब कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो बनता है आपका क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, क्या बनता है, कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर के बनाते हैं आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और क्या बनाते हैं, आरएनए। ठीक है, अब देखो आरएनए में मैंने बताया था इसमें क्या होगा आपका, राइबोज शुगर होगा। ठीक है, किसमें क्या होगा आपका, राइबोज शुगर होगा। और डीएनए में जो होगा आपका, होगा डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में क्या होगा आपका, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए में क्या हो जाएगा आपका, राइबोज शुगर। आ रही है बात समझ में। अब देखो अगर हम केमिकल फॉर्मूला इसका लिखें तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसमें मैंने बताया था सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है, H होता है सिर्फ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, C5H10O4, C5H10O4। अगर राइबोज शुगर की बात करें तो यहां पे हो जाएगा आपका C5H10O5, क्योंकि यहां पे सेकंड कार्बन पे जो होगा राइबोज शुगर के क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ये लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ऐसे ही जो राइबोज शुगर है ये लॉन्ग पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब जो हम बताएंगे इसमें देखो जो इसका स्ट्रक्चर बनता है राइबोज शुगर का, उसको हम लोग फ्यूरानोज फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं, फ्यूरानोज फॉर्म में। फ्यूरानोज फॉर्म, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं पेंटागन रिंग स्ट्रक्चर। पेंटागन रिंग स्ट्रक्चर जिसमें आपका 1 ऑक्सीजन एटम आता है। ठीक है, रिंग में क्या क्या आएगा, 1 ऑक्सीजन एटम आएगा प्लस 4 कार्बन एटम आएगा। देखो जैसे ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया और यहां पे क्या हो गया, रिंग मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ये कार्बन है, यहां पे क्या है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, अब पेंटोज शुगर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, पेंटोज शुगर, क्योंकि यहां पे एक कार्बन जो है ये बाहर की तरफ है, इसको हम बोल रहे हैं CH2OH। ठीक है, CH2OH। ठीक है, लेकिन हम एक तरह से फ्यूरानोज फॉर्म इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसकी बात करें डीएनए आरएनए को आसानी से कैसे समझना है वो बता दूं आपको। देखो यहां पे क्या है आपका, अगर डीएनए आरएनए की बात करेंगे तो यहां पे सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे H यहां पे है, अगर डीएनए बनाओगे तो यहां पे H हो जाएगा। अब ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। जब अगर आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया आपका, राइबोज शुगर हो गया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे ये देखोगे आप नाइट्रोजनस, देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, प्लानर है और रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल है, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, प्लानर मतलब क्या होता है, मान लो कि ये एक पेज है, ठीक है, सिंगल पेज है, ये एक प्लेन में है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लानर हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर पेन को ऐड कर दें, ठीक है, तो ये क्या है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये क्या हो गया, ये प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन प्लेनर बोल देंगे इस पेन को। ठीक है, तो ये जो है अगर इस तरह से है, पेज की तरह है, तो क्या है आपका, प्लानर है। ठीक है, रिलेटिवली ये वाटर इनसॉल्युबल है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो 2 तरह से डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका प्यूरीन और दूसरा हो गया पिरिमिडीन। प्यूरीन को हम लोग बोलते हैं AG। ठीक है, प्यूरीन में क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, A और G, यानी कि एडेनिन आ जाएगा इसमें आपका, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन। अगर पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में बोल आ जाएगा आपका कट। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना, इसको ध्यान करने रखने का तरीका है, पिरिमिडीन का स्पेलिंग बड़ा है, तो आप यहाँ पे भी स्पेलिंग देखो कट का बड़ा है। ठीक है, कट मतलब क्या होता है, किसी चीज को काट रहे हैं। ठीक है, तो कट जो है वो आ रहा है आपका पिरिमिडीन में। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, वो 2 में डिवाइड होगा। पहला हो गया आपका
प्यूरीन, जिसमें आ जाएंगे आपके ए एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका पिरिमिडीन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पिरिमिडीन, जिसमें आपका आ जाएगा साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। अगर देखो जो प्यूरीन है, इसमें क्या करेंगे हम, ये दो चीजों का मिलकर बना होता है प्यूरीन कंपाउंड। पहला हो गया आपका आइमेडाजोल कंपाउंड, ठीक है। पहला हो गया आपका आइमेडाजोल, चलो आइमेडाजोल को हम सेकंड पर रख दे रहे हैं। सेकंड हो गया आपका आइमेडाजोल, ठीक है, आइमेडाजोल रिंग, ठीक है। और दूसरा जो हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 पिरिमिडीन रिंग, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक आइमेडाजोल कंपाउंड होता है और एक पिरिमिडीन रिंग होता है। ये पिरिमिडीन रिंग मैंने लिख दिया, ठीक है। एक जो पिरिमिडीन रिंग है, ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन का बना होता है, प्लस इसमें आपके 4 कार्बन होते हैं। 2 नाइट्रोजन होता है प्लस 4 कार्बन होते हैं। लेकिन जो आइमेडाजोल रिंग होता है वो बना होता है आपका 2 नाइट्रोजन का, ठीक है। वो बना होगा आपका 2 नाइट्रोजन का प्लस 3 कार्बन, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक पिरिमिडीन रिंग जो होता है वो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का बना होता है, लेकिन 1 आइमेडाजोल रिंग जो होता है वो बना होता है आपका 2 नाइट्रोजन एटम इसमें इन्वॉल्व होते हैं और 3 कार्बन एटम, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूं कैसे। अगर पिरिमिडीन की बात करें तो ये आपका 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन का बना होगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। मैंने बताया कि इधर मैं आपका लिख देता हूं प्यूरीन, ठीक है, और इधर लिख देता हूं मैं पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन, ठीक है। अब देखो प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने बताया था 2 नाइट्रोजन एटम किसमें होगा, पिरिमिडीन में होगा, प्लस 2 नाइट्रोजन एटम और 2 कार्बन एटम थे ये, ठीक है। 2 नहीं 4 कार्बन एटम थे, ठीक है। प्लस आपका आइमेडाजोल रिंग था, आइमेडाजोल रिंग था। इसमें क्या था आपका 2 नाइट्रोजन एटम था प्लस 3 कार्बन एटम थे, ठीक है। तो देखो अब कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर वो देखते हैं, ठीक है। पिरिमिडीन का देखो, पिरिमिडीन का कैसे बनाएंगे, एक नाइट्रोजन मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, यहां पे भी कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसको आइमेडाजोल रिंग के साथ जोड़ना है। आइमेडाजोल रिंग कैसे बनाओगे, यहां पे मैं लिख देता हूं कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, ये कार्बन। देखो 2 नाइट्रोजन हो गया और 3 कार्बन हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका आइमेडाजोल रिंग। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका बनता है प्यूरीन। जब इन दोनों को जोड़ोगे तब क्या बनेगा, प्यूरीन। कैसे जोड़ोगे, ये देखो, ये मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख दिया कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है। तो इधर हो गया नाइट्रोजन, इधर हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया आपका कार्बन, कार्बन, ठीक है। अब देखो नंबरिंग कर देता हूं मैं। इसमें जो हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, वो यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम इसमें कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं पिरिमिडीन वाले में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। 6 7 8 और 9, इसमें हम क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्यूरीन रिंग का, ठीक है। अब देखो प्यूरीन रिंग का तो स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने बताया था इसमें आ जाता है आपका एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। एडेनिन में क्या होता है आपका C6 पे, 6 कार्बन पे जो होगा वो NH2 होगा। 6 कार्बन क्या होगा, NH2 होगा, ठीक है। और गुआनिन में जो होगा आपका, इसमें C6 पे जो होगा ऑक्सीजन होगा और C2 पे क्या होगा, इस पे NH2 होगा, ठीक है। C6 पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन और C2 पे क्या होगा NH2।
ठीक है, अब ये चीज आप रख सकते हो इसका में C6 पे आप जो है NH2 रख दोगे तो आप क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। फिर आपको बस बॉन्ड मेकअप करना है इसका। गुआनिन में क्या करोगे, C6 पे आप ऑक्सीजन को रख दोगे और C2 पे जो है NH2 को रख दोगे, तो ये आपका क्या हो गया, गुआनिन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अभी मैं वो भी बना के दिखा दूंगा आपको। देखो अब आता है आपका पिरिमिडीन। पिरिमिडीन को कैसे बनाओगे, पिरिमिडीन का देखो इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, वही सेम स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था इधर। ठीक है, लेकिन इसमें जो नंबरिंग करेंगे हम वो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग इसमें कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, नंबरिंग इसमें कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये पिरिमिडीन रिंग हो गया। अब पिरिमिडीन रिंग में जो है आपका साइटोसिन आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है और थायमिन आ जाता है। साइटोसिन में C2 और C2 पे क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा और आपका C4 पे जो होगा NH2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे C2 पे जो है ऑक्सीजन रख देना, C4 पे जो रख देना है आपको NH2 रख देना है। तो इससे आप क्या करोगे, बॉन्ड मेकअप कर लोगे। यूरेसिल में क्या होगा, इसमें C2 और C4 दोनों पे ही क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, C2 पे भी ऑक्सीजन और C4 पे भी ऑक्सीजन। तो ये आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। थायमिन में कैसे करोगे, इसमें C2 और C4 पे ऑक्सीजन सेम यूरेसिल जैसा, लेकिन इसमें C5 पे मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, देखो मैंने क्या आज को आपको बताया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। इसमें मैंने न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होगा इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था, फ्रेडरिक मिशर ने। कहां से, आउल से। ठीक है, आउल के पस सेल्स से। ठीक है, और उसको नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, और जो आपका मेन जो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, आपका DNA और RNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पस सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइड या फिर डेड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, DNA जो है वो आपका एक तरह का ब्लूप्रिंट है लाइफ का। ठीक है, जो कि कई ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो RNA है वो कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होता है, जैसे रेट्रोवायरसेस, HIV हो गया। ठीक है, लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता है, मोर देन 1000 डाल्टन में बता चुका हूं आपको। अगर डिस्कवरी देखा जाए न्यूक्लिक एसिड का, तो जो डिस्कवरी है न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने, और इसको न्यूक्लिन नाम दिया था। और देखो जो आउल है इसका नाम था आपका बार्न आउल। ठीक है, आउल का क्या नाम था, बार्न आउल। ठीक है, इसके पस सेल से लिया था इन्होंने। ठीक है, सर्जिकल बैंडेज से इनका पस सेल निकाला। ठीक है, उसमें पस सेल्स को हम लोग बोलते हैं डेड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइड्स। इसमें जो कंपाउंड पाया उसको नाम दे दिया इन्होंने न्यूक्लिन। ठीक है, लेटर ऑन न्यूक्लिन को ही अल्टमान ने क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। क्यों, क्योंकि वो उसका एसिडिक नेचर था, प्लस वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा था। ठीक है, तो इस नाते उसने क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। अब देखो इनका तो मैंने बता चुका हूं आपको, कौशल ने ठीक है डिस्कवर किया था एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन बेसिस को। ठीक है, अल्टमान का भी मैंने बता दिया। केमिकल कंपोजिशन बता दिया मैंने न्यूक्लिक एसिड का, ये बना होता है कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का। और एक न्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, प्लस शुगर का बना होता है। ठीक है, प्लस फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बता दिया। न्यूक्लियोसाइड में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देखो S है और यहाँ पे N है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस बेस है इसमें, प्लस शुगर, S फॉर शुगर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पेंटोज शुगर लिख दे रहे हैं। ठीक है, शुगर, पेंटोज शुगर। तो इसका क्या है, न्यूक्लियोसाइड बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड में क्या कर देंगे हम, ये नाइट्रोजनस बेसिस को तो ऐड करेंगे ही, साथ ही साथ पेंटोज शुगर को भी ऐड करेंगे, प्लस फॉस्फोरिक एसिड, प्लस क्या रहेगा आपका, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे नाइट्रोजनस बेसेस प्यूरिन में जो आते हैं Ag। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन, घर में कई बार बुलाते हो ना किसी को Ag। ठीक है, तो एडेनिन और गुआनिन क्या हो गया, प्यूरिन। पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन का कट आ जाएगा, तो ये कुछ भी काटना कट। अब याद कैसे रखे, दोनों में कंफ्यूजन कैसे हो जाता है। देखो इसका जो है कट तो याद ही रहेगा आपको,
ठीक है, कंफ्यूज एक ही चीज में हो गए कि कट जो है ये प्यूरिन का है या पिरिमिडीन का है। तो जिसका आपका स्पेलिंग बड़ा है, ठीक है, इसका भी स्पेलिंग बड़ा है तो उसको इसी के साथ रखना है आपको। ठीक है, आ रहा समझ में? इसका स्पेलिंग छोटा है तो इसको छोटे वाले स्पेलिंग के साथ रख देंगे। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको। और प्यूरिन का मैंने बता दिया कि ये आपका एक पिरिमिडीन रिंग के साथ बना होता है प्लस एक आइमेडाजोल रिंग के साथ, पिरिमिडीन रिंग प्लस एक आइमेडाजोल रिंग। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है आपका प्यूरिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजनस बेसेस में कैसे होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है एडेनिन का, गुबेनिन का, साइटोसिन का, यूरेसिल का और थायमिन का। तो स्टे ट्यून, आपको मिस नहीं करना है सेकेंड क्लास। अगर इसको अच्छे से समझना है तो आपको सेकेंड क्लास अटेंड करो। ठीक है, जो कि अभी मेरा बस 15 मिनट्स बाद होने वाला है। ठीक है, और आपको 100% समझ में आएगा, जैसे मैं बताऊंगा उसको आप अच्छे से देखना। थैंक यू सो मच।